नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया है हम लोगों ने, और साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट किए हैं मध्यकालीन इतिहास को कवर करना। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और सूफी और भक्ति आंदोलन को कंप्लीट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग मुगल काल और अवध के नवाब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना यह वीडियो। सबसे पहले मुगल काल में हम लोग बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर के बारे में बात करेंगे। बात करें अगर हम लोग बाबर के बारे में, तो बाबर ने 1526 से लगा करके 1530 तक गद्दी पर बैठा था। मतलब बाबर 1526 से 1530 तक गद्दी पर बैठा था, यानी कि वो उतना समय तक शासक था। अगर इसके बारे में बात करें तो जो पहला पॉइंट है हमारे सामने ये है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसके बारे में हम लोगों ने ये वाली जो लाइन है, इसको हम लोगों ने इससे पिछले वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत जब समाप्त हुआ तो ये वाली लाइन हम लोगों ने वहाँ पर देखा हुआ था, हमें याद होगा। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में क्या की, पानीपत की लड़ाई की इब्राहिम लोदी से, जिसमें कि बाबर जीत गया और वहीं से दिल्ली मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगले पॉइंट की बात करें तो बाबरनामा के अनुसार पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी एवं आलम खान के अतिरिक्त राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था। तो ऐसा कहा जाता है, बाबरनामा में लिखा हुआ है कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और आलम खान के अतिरिक्त राणा सांगा, यानी कि 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था, इनको आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। कौन? दौलत खान लोदी, आलम खान और राणा सांगा ने इनको किया था, निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाबर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा, कन्नौज के अफगानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें कि जौनपुर शामिल है, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज के अफगानों के प्रतिरोध का इनको सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछे कि पहली बार तुगलकनामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था, तो आपको बताना है पहली बार तुगलकनामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था बाबर ने। अगर आपसे पूछे कि किस युद्ध में पहली बार तुगलकनामा पद्धति का प्रयोग किया गया था, तो आपको बताना है कि पानीपत युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उसके बाद तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया। उस्मानी विधि क्या है? जब दो गाड़ियों के मध्य तोपों को रखकर चलाना। जैसे आप देखे होंगे, 2 गाड़ियों के मध्य में रखकर तोपों को चलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है उस्मानी विधि। तो ये भी उस्मानी विधि भी पहली बार बाबर ने ही प्रयोग किया था अपने पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था तोपों को सजाने के लिए। अगले पॉइंट की बात करें तो पानीपत के प्रथम युद्ध में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 प्रसिद्ध
निशानेबाजों ने बाबर के तोप खानों का नेतृत्व किया था? तो कौन कौन से? अगर आपसे पूछे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपों के जो उन तोपों का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो आपको बताना है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान। कौन कौन थे? उस्ताद अली और मतलब मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली, ये दोनों ही थे जिन्होंने बाबर के तोप खानों का नेतृत्व किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। चूँकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये बात हमें याद रखना है कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया? आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाया था? अपना राजधानी बनाया। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो मार्च 1527 में आगरा से 40 किलोमीटर दूर लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। मतलब कि मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से मजबूती तरीके से स्थापित कर दिया। कब? खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध कहाँ लड़ा गया? आगरा से 40 किलोमीटर दूर। किसके किसके बीच में? मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में। मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में। याद रखिएगा, खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया और इसमें राणा सांगा परास्त हो गया और यहीं से मुगल साम्राज्य को मजबूती मिली और मुगल साम्राज्य मजबूती से स्थापित हो गया भारत में। आगे बात करें तो खानवा के युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर को समाप्त करने की घोषणा की। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो याद रखने वाली ये यहाँ पर है कि तमगा कर किसको कहा जाता था? तो तमगा कर एक व्यापारिक कर था, एक धार्मिक कर था, एक आर्थिक कर था, एक सामाजिक, कुछ भी एक कर ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि एक व्यापारिक कर था, व्यापारियों पर लगाया जाता था ये तमगा कर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण है। तमगा कर किसे कहा जाता था? तो तमगा कर एक व्यापारिक कर था। तो इसको समाप्त किया गया था, समाप्त करने की घोषणा की गई थी बाबर के समय में। बाबर ने ऐसा इसलिए किया था अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया था और शराब बेचने पर भी, साथ ही साथ तमगा कर पर भी रोक लगाया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे कि जिहाद की घोषणा किसने की? बाबर ने की, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से एक लाइन और निकल के आता है कि जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की गई? तो याद रखिएगा, खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की गई। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी यानी कि धर्म प्रचारक योद्धा की उपाधि धारण की थी। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ से कि बाबर ने मतलब गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? सबसे पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है। इस तरह से सवाल पूछ सकता है तो आपको बताना है बाबर ने। गाजी की उपाधि किसने या धारण की? तो बाबर ने। गाजी का अर्थ क्या है? तो ये आपको बताना है, धर्म प्रचारक योद्धा। दूसरी बात, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अब हम लोग बात करेंगे, बाबर की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। हम लोग बात करेंगे हुमायूं के बारे में। 1530 से लगा कर के 1556 तक हुमायूं यहाँ पे मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ था। 1530 से लगा कर के 1556 तक। इसके बारे में बात करें तो सितंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र हुमायूं का आगरा में राज्याभिषेक हुआ। तो चूंकि आगरा में राज्याभिषेक हो रहा है, यूपी स्पेशल के रूप में महत्वपूर्ण है।
तो किस हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अफगान अली भी मुगलों के परम शत्रु बने रहे। ये अली ने अफगान अभी भी मुगलों के परम शत्रु बने रहे, मतलब कि जब तक अकबर था अफगानों से युद्ध हुआ था, फिर हुमायूं के समय में भी जो अफगान थे वो मुगलों के परम शत्रु, मतलब कि जो मेन शत्रु थे मुगलों के वो अफगान ही रहे अभी भी। इस बीच पटना के अफगान सरदार महमूद लोदी पटना के अफगान सरदार महमूद लोदी जौनपुर, लखनऊ एवं मनिकपुर पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार कर चुका था। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ये सभी स्थल है जौनपुर, लखनऊ और मणिपुर। तो जब तक हुमायूं का शासन आया, जब हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, तो उस समय पटना के अफगान सरदार ने, जिसका नाम था महमूद लोदी, इसने जौनपुर, लखनऊ और मणिकपुर पर अपना अधिकार कर लिया था, उस समय तक अपना अधिकार कर चुका था। तो महमूद लोदी के साथ 1532 ईस्वी में हुमायूं का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पराजित होकर महमूद लोदी भाग गया। तो युद्ध होता है बाबर के साथ 1532 ईस्वी में, और हुमायूं लोदी क्या करता है, महमूद लोदी भाग जाता है और हुमायूं जीत जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो हुमायूं 1539 ईस्वी में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर अफगान सरदार शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। तो यहाँ पर शेर शाह सूरी से ये पराजित हुआ था। 1540 ईस्वी विलग्राम की लड़ाई की बात करें तो शेर शाह सूरी, अब ये भी याद रखिएगा, इसमें याद रखने की बात ये है कि विलग्राम की लड़ाई कब हुई थी। विलग्राम की लड़ाई कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1540 ईस्वी में विलग्राम की लड़ाई हुई थी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और कन्नौज, बिलग्राम, आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी ने हुमायूं को, हमने इससे पहले बात किया था कि पटना के अफगान सरदार ने इन सब क्षेत्रों को छीन लिया था, लेकिन पटना के अफगान सरदार से इनका युद्ध हुआ था, फिर वापस इन क्षेत्रों को शेर शाह सूरी ने ले लिया। लेकिन 1540 ईस्वी में बिलग्राम की लड़ाई होती है। बिलग्राम की लड़ाई में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और शेर शाह सूरी ने कन्नौज, बिलग्राम और आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो कब कब्जा कर लेता है? 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में। तो बिलग्राम का लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली भी इस समय शेर शाह सूरी के कब्जे में आ गया है। तो कन्नौज, बिलग्राम, आगरा और दिल्ली, आगरा दिल्ली इस समय क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों महत्वपूर्ण स्थान भी क्या हो जाते हैं, इसके कब्जे में आ जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं पुनः अपने गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया और हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली का शासक बन बैठा। तो याद रखिएगा 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान क्या होता है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद हुमायूं को मौका मिलता है और ये अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर देता है। और जो क्षेत्र जीत लिया था शेर शाह सूरी ने, कन्नौज, बिलग्राम, आगरा, दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया था शेर शाह सूरी ने। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, दिल्ली को पुनः अपने कब्जे में ले लिया और पुनः दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया, दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अगले पॉइंट की बात करें तो 1526 ईस्वी में दीन पनाह स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अगले शासक की बात करें तो अकबर की बात करेंगे। अकबर की अगर हम लोग बात करें तो 1526 से लेकर के 1505 तक, मतलब 1605 तक, 1556 से लगा करके 1605 तक अकबर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा रहा। इसके बारे में बात करें तो हुमायूं की मृत्यु के बाद
अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली। नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को परास्त कर अकबर ने हिंदुस्तान पर पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया। क्या कर लिया? पूरी तरह से आधिपत्य कर लिया। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। तो इसमें याद करने के लिए ये है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानी का युद्ध मतलब पानी का युद्ध नहीं, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1556 ईस्वी में। इसके बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध में किस किस के बीच में लड़ाई हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। पानीपत के युद्ध में अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी। तीसरी बात कि पानीपत के युद्ध में, पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन जीता था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जीता था। अगले पॉइंट की बात करें तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित हुआ था। तो इस तरह के पॉइंट इस चीज़ से निकल के आएंगे इस नंबर से। उसकी सेना ने कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। अकबर की सेना ने कई क्षेत्रों पर अधिकार किया, जैसे कि ग्वालियर। ग्वालियर पर कब अधिकार किया? 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में याद रखिएगा। ग्वालियर पर अकबर की सेना ने कब अधिकार किया? तो 1559 ईस्वी में। इसके बाद अगर पूछिए कि अकबर की सेना ने जौनपुर पर कब अधिकार किया? तो याद रखना है 1560 ईस्वी में जौनपुर पर अधिकार किया। मालवा और चुनार का किला, चुनार का किला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनार का किला मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। तो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि चुनार के किले पर अकबर की सेना ने कब अधिकार किया था? तो याद रखिएगा 1561 ईस्वी में अधिकार किया हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो अकबर ने 1569 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर पर विजय प्राप्त करे यहाँ के पराजित शासक राजा रामचंद्र को प्रयाग के पास जागीर दे दी। तो ये पॉइंट भी यूपी स्पेशल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कब? 1559 ईस्वी में अकबर का युद्ध होता है कालिंजर के राजा, मतलब कि 1559 ईस्वी में होता क्या है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर पर विजय प्राप्त कर लिया अकबर ने। बांदा जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसमें एक क्षेत्र है कालिंजर, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है अकबर। कब? 1559 ईस्वी में। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था राजा रामचंद्र। कौन था यहाँ का राजा? राजा रामचंद्र। तो जब यहाँ से राजा रामचंद्र पराजित हो जाता है तो अकबर क्या करते हैं, इनको इलाहाबाद के पास एक जागीर प्रदान कर देते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि कालिंजर के राजा रामचंद्र को अकबर ने कहाँ पर जागीर प्रदान की थी? तो याद रखिएगा प्रयागराज में उन्होंने जागीर प्रदान की थी। अकबर ने 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। तो याद रखिएगा प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने किया था? तो अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। किसने किया था? अकबर ने। अगर आपसे पूछे कि प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया अकबर ने किस सन में, तो 1583 आपको बताना है। 1583 में उस वक्त का नाम बदलकर इलाहाबाद किया गया। अगले पॉइंट की बात करें तो 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के बाद शेख सलीम चिश्ती के आदर में आगरा के पास फतेहपुर सिकरी नामक शहर का निर्माण किया था। तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है। तो फतेहपुर सिकरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1572 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। ये सभी प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे जवाब देना है। फतेहपुर सिकरी का स्थापना अकबर ने किसके याद में किया था? तो शेख सलीम चिश्ती के आदर में, मतलब किसके आदर में किया था? तो शेख सलीम चिश्ती के आदर में फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की गई थी। अकबर ने किया था 1572 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में उत्तर प्रदेश के भी दो लोग थे। ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। ये दोनों ये हैं अकबर और
टोडरमल। याद रखिएगा, अकबर और टोडरमल उत्तर प्रदेश के थे। ये अकबर के नवरत्नों में से दो थे, महत्वपूर्ण थे। मतलब बीरबल और टोडरमल, बीरबल और टोडरमल कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। अकबर ने इन्हें राजा व कविराज की उपाधि दी थी। ये महत्वपूर्ण है कि राजा अकबर ने कविराज और राजा की उपाधि किसको दी थी? तो बीरबल को। याद रखिएगा, बीरबल को कविराज की उपाधि मिली हुई है। टोडरमल की बात करें तो इनकी नियुक्ति पहले गुजरात के दीवान और फिर प्रधानमंत्री के रूप में की गई थी। तो ये पहले गुजरात के दीवान थे, बाद में प्रधानमंत्री थे। अगस्त 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा, तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो आपको बताना है 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर की वसूली बंद कर दी। ये भी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि जजिया कर की वसूली किसने बंद की थी? तो अकबर ने। जजिया कर की वसूली कब बंद की गई थी? अकबर ने कब बंद किया था? तो 1564 ईस्वी में। ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। तो जजिया कर एक तरह से धार्मिक कर था, ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर था। याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह एक कुल की नीति अपनाई। तो सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? अकबर ने। याद रखिएगा, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। उन्होंने 1582 में दीन इलाही, यानी कि इसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। तौहीद ए इलाही, इसका नाम है, दीन इलाही की स्थापना की और इसे राजकीय धर्म घोषित कर स्वयं इसका प्रवर्तक बन गया। तो याद रखिएगा, दीन इलाही का स्थापना किसने किया या फिर तौहीद इलाही की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है अकबर ने। ये भी पूछे कि दीन इलाही या फिर तौहीद इलाही की स्थापना कब की गई? तो 1582 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति बीरबल था। तो ये भी याद रखिएगा, बीरबल उत्तर प्रदेश का था। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था? बीरबल। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दीन इलाही को अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया, दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू व्यक्ति कौन था? बीरबल। अगले पॉइंट की बात करें तो आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया, जबकि इसमें स्थित संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। लेकिन आगरा के किले में स्थित है क्या? संगमरमर की मोती मस्जिद स्थित है, संगमरमर की बनी हुई मोती मस्जिद स्थित है। तो इसका निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी में भी अकबर ने एक किला का निर्माण करवाया था। तो ये याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल है। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त स्थापित किया, जो भू राजस्व व्यवस्था की नवीन रूप था। तो टोडरमल यूपी उत्तर प्रदेश का था। तो इसके बारे में एक पॉइंट और मिला था, तो हम लोगों ने ले लिया कि टोडरमल ने दहशाला बंदोबस्त की स्थापना की थी। दहशाला बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त से भू राजस्व संबंधित एक नवीन रूप था। तो इसका शुरुआत किसने किया था? तो दहशाला बंदोबस्त की शुरुआत टोडरमल ने किया था, मतलब स्थापित किया था, शुरुआत नहीं। मतलब जैसे ये प्रधानमंत्री या कुछ दीवान वगैरह है, तो इसने एक ऐसा नियम बनाया, तो इसको नियम को बताएगा किसको? जो मेन होगा, मुख्य राजा होगा, उसको बताएगा। तो मतलब नियम को इजाद करने का श्रेय किसको जाता है? टोडरमल को जाता है। अगले राजा की बात करें तो जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर 1605 से लगाकर के 1627 तक मुगल साम्राज्य का राजा बना रहा। अकबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के रूप में होता है। तो इनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी था। किसका नाम? जहांगीर का। क्या नाम था इनका? जो वास्तविक नाम था सलीम नाम था। याद रखिएगा, सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। लेकिन इनका राज्याभिषेक किस नाम से होता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। इनका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। याद रखिएगा, जहांगीर का
राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा के किले में। सत्ता संभालने के तुरंत बाद जहांगीर ने लोक कल्याण संबंधित 12 राज्याज्ञाएं, मतलब राज्य की आज्ञाएं, राज्य आज्ञाएं जारी की, जिसको दस्तूर उल अमल कहा जाता था, जिन्हें आईने जहांगीरी भी कहा जाता था। तो आप ये लाइन महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा कि आईने जहांगीरी किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा जहांगीर ने आईने जहांगीरी प्रारंभ किया। तो आईने जहांगीरी क्या था? ये 12 राज्याज्ञाएं थी। 12 एक तरह से राज्य द्वारा दी गई आज्ञाएं थी आईने जहांगीरी में। आईने जहांगीरी क्या था? तो जो जहांगीर बादशाह जहांगीर थे, जहांगीर की 12 जो राज्याज्ञाएं थी, उन 12 राज्यों को सम्मिलित रूप से उनका समुच्चय जो था उनको आईने जहांगीरी कहा जाता था। उसको दस्तूर उल आलम भी कह सकते हैं। तो अगर इस तरह से पूछे आईने जहांगीरी पूछेगा तो पता चल जाएगा कि जहांगीर ने प्रारंभ किया है। लेकिन दस्तूर उल अमल आपसे कह सकता है कि दस्तूर उल अमल की स्थापना किसने की थी? तो जहांगीर आप बता सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो जहांगीर ने आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर खंभे में शुद्ध सोने से निर्मित न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसे अंजीर ए अदली कहा जाता था। इसमें श्रीकांत को हिंदुओं का जज नियुक्त किया गया। तो ये इसमें महत्वपूर्ण जो ये है कि हिंदुओं का जज किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें जो जहांगीर ने जो न्याय की जंजीर लगाई, वहाँ पे हिंदुओं का जज किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है श्रीकांत को हिंदुओं का जज नियुक्त किया गया था। दूसरी बात, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने। इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरी बात कि जहांगीर के न्याय की जंजीर को क्या कहा जाता था? तो अंजीर ए अदली इसको कहा जाता था। इस तरह से पूछे कि अंजीर ए अदली किसने लगवाया था? तो ये लगवाया था जहांगीर ने। तो इस तरह से पॉइंट पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। बादशाह बनने के तुरंत बाद जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो इसका पुत्र था खुसरो, इसने क्या किया था? विद्रोह किया था। तो इसका विद्रोह का सामना करना पड़ा था बादशाह जहांगीर को। विद्रोह में खुसरो को संरक्षण देने के आरोप में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि ये कह रहा है कि खुसरो को अर्जुन देव ने क्या दिया? संरक्षण दिया। ऐसा आरोप लगा था। ठीक है, इन पे आरोप लगा कि अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को संरक्षण दिया। अब चूंकि संरक्षण दिया तो इसका मतलब सीधे सीधे जहांगीर से मुकाबला करना हुआ, क्योंकि जहांगीर के खिलाफ में खुसरो था। खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। तो जहांगीर खुसरो को समर्थन देने का मतलब पूरी तरह से ये हुआ कि आप जहांगीर के खिलाफ हैं। तो जहांगीर ने क्या किया? अर्जुन देव को फांसी की सजा दी इस जुर्म में कि उन्होंने खुसरो को संरक्षण दिया है। याद रखिएगा। बाद में जहांगीर के दूसरे पुत्र जिसका नाम था खुर्रम या उसका नाम था शाहजहां, इसने खुसरो की हत्या कर दी। इसने क्या किया? खुसरो की हत्या कर दी, क्योंकि खुसरो इसका विद्रोही था। तो खुर्रम का क्या नाम था? वो शाहजहां का नाम था खुर्रम। तो इसने क्या किया? अपने भाई खुसरो की हत्या कर दी। खुसरो का मकबरा कहाँ पर है? प्रयागराज स्थित खुसरो बाग में खुसरो का मकबरा है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि खुसरो का मकबरा कहाँ पर है, तो प्रयागराज में खुसरो का मकबरा स्थित है। अगले शासक की बात करें, अगले मुगल बादशाह की बात करें तो अगला मुगल बादशाह है शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से लगा करके 1658 तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। फरवरी 1628 में आगरा के सिंहासन पर बैठा। कब? ये कौन? शाहजहां, फरवरी 1628 में। आगे बात करें तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कब से कब तक? 1631 से 1648 तक। तो ये सब जानते हैं कि शाहजहां ने करवाया था। वास्तुकला, संगीत एवं साहित्य आदि क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के कारण शाहजहां के शासनकाल को मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछे कि मध्यकालीन भारत का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है,
तो याद रखिएगा मध्यकालीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है जहाँ शाहजहाँ के शासनकाल को। प्रारंभ में उसने गो हत्या से प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन आगे चलकर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, फिर बाद में उस प्रारंभ में क्या हुआ कि गो हत्या से प्रतिबंध उसने हटा लिया। पहले प्रतिबंध लगा था तो फिर क्या किया, शाहजहाँ ने हटा लिया और फिर कुछ समय बाद फिर उसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा इसको याद रखिएगा। इसने हिंदुओं को मुसलमान दास रखने पर पाबंदी लगा दिया। तो ये कह रहा है कि जो भी कोई हिंदू व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति हिंदू होगा वो व्यक्ति दास कोई भी रख ले। बड़ा, जैसे कोई बड़ा राजा है तो दास रखते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दास रखते थे अपने घर की कामकाज करने के लिए, कुल मिला के डोमेस्टिक कार्य संभालने के लिए। तो इसके लिए दास रखते थे। तो इसने एक नियम बनाया कि दास कोई भी रख लोगे आप, लेकिन हिंदू लोग मुस्लिम दास नहीं रखेंगे। जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम दास रख लेंगे, लेकिन हिंदू लोग मुस्लिम दास नहीं रखेंगे। उन्हें ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद मुस्लिम था। तो मुस्लिम वो नहीं चाहता था कि हिंदुओं का कोई व्यक्ति हमारे कम्युनिटी को अपना दास बनाए। तो उसने इस पर रोक लगा दिया था कि कोई भी हिंदू व्यक्ति मुसलमान को अपना दास नहीं बनाएगा। पंडित जगन्नाथ को शाहजहाँ ने अपने दरबार में राजकवि का दर्जा दिया। तो याद रखिएगा पंडित जगन्नाथ को राजकवि का दर्जा मिला है किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। या फिर शाहजहाँ ने अपने दरबार में राजकवि का दर्जा किसको दिया, तो पंडित जगन्नाथ को। तो इस प्रकार से उलट फेर करके किसी भी तरह से सवाल पूछे जवाब मिल जाएगा। पंडित जगन्नाथ की प्रमुख रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो रचनाएं आती हैं वो मिलाने के लिए सवाल पूछे जाते हैं उनसे, तो उन चीज़ों को याद रखिएगा। पंडित जगन्नाथ की जो महत्वपूर्ण रचना है वो गंगा लहरी है और गंगाधर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों पुस्तकों को याद रखिएगा कि गंगा लहरी और गंगाधर की रचना किसने की, तो पंडित जगन्नाथ। या पंडित जगन्नाथ की रचना क्या है, तो गंगा लहरी और गंगाधर। शाहजहाँ ने शाहजहाँ ने दारुल बका नामक कॉलेज स्थापित किया था। तो याद रखिएगा दारुल बका नामक कॉलेज कौन स्थापित किया था, तो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री में महत्वपूर्ण कौन है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि किसके शासन काल में कौन से विदेशी यात्री भारत आते हैं और कहाँ के थे। ये भी पूछ सकता है जैसे बर्नियर कहाँ का था, मनुची कहाँ का था, मुंडी कहाँ का था। तो इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे शासनकाल मतलब कि शाहजहाँ के शासनकाल में आया विदेशी यात्री मनुची, वो कहाँ का था, इटली का। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो फिलहाल ये इस तरह से याद रखिए कि शाहजहाँ के शासनकाल में जो प्रमुख विदेशी यात्री आए थे वो इस तरह से थे। पहले तो ट्रेवेनियर की बात करेंगे। ये फ्रांस का जोहरी था। क्या था, फ्रांस का जोहरी था, ठीक है। बात करेंगे बर्नियर को, तो बर्नियर फ्रांस का चिकित्सक था। बर्नियर फ्रांस का था, ये चिकित्सक था। मनुची और मुंडी ये दो विदेशी यात्री थे इटली की। और मनुची की पुस्तक क्या नाम था, स्टोरियो डी मोगोर। याद रखिएगा ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ लिखा हुआ है ये सभी महत्वपूर्ण है। ट्रेवेनियर की बात करें, ट्रेवर्नियर फ्रांस का जोहरी था, बर्नियर फ्रांस का चिकित्सक था, मनुची इटली का था, मुंडी भी इटली का था। ये सभी चारों के चारों विदेशी यात्री शाहजहाँ के शासनकाल में भारत में आए हुए थे। इसके बाद मनुची की बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम था स्टोरियो डी मोगोर। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो औरंगजेब अगला शासक बनता है 1658 से लेकर के 1607 तक। ये क्या था, मतलब 1707 तक यह क्या था, और ये गद्दी पर बैठा था। ये महत्वपूर्ण शासक अंतिम था। इसके बाद उत्तर मुगल बादशाह के नाम से मुगल बादशाहों को जाना जाता है, वो कमज़ोर राजा थे। तो यहीं से मुगल साम्राज्य की पतन प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो बादशाह शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर उसके पुत्र औरंगजेब ने 1558 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया था। इसने नवरोड़ समारोह, सूर्य पंचांग तथा सिक्कों पर कलमा खुदवाने की परंपरा समाप्त कर दी थी। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसने पानदारी यानी कि चुंगी प्रकार, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप इस तरह से याद रखिएगा कि पानदारी क्या था।
पानदारी मुगलों के शासनकाल में पानदारी क्या था, तो आप याद रखिएगा एक चुंगी कर था। राहदारी क्या था, राहदारी एक सड़क कर था। तो इसने पानदारी, राहदारी तथा किसानों पर लगाने वाला ये अब बाब कर की वसूली बंद कर दी। तो अब बाब कर क्या था, तो ये किसानों पर लगाया जाने वाला कर था, अब बाब कर। तो इसकी वसूली किसने बंद की थी, औरंगजेब ने, तो ये याद रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते काशी के विश्वनाथ मंदिर एवं आगरा मथुरा के केशव राय मंदिर समेत अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था। उसने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू कर दिया। उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो याद रखिएगा शाहजहां ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे अवध के नवाब के बारे में। किसके बारे में, अवध के नवाब के बारे में। अब वर्तमान उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र मुगल साम्राज्य का एक सूबा था। तो अवध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। उस समय एक सूबा हुआ करता था मुगल साम्राज्य का। अवध क्या था, मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 में बुरहानुल मुल्क सआदत खां, इसका नाम था शहादत खां या सआदत खां, सिर्फ सआदत खां के नाम से जाना जाता है इसको। तो आप कह सकते हैं बुरहानुल मुल्क सआदत खां इसका पूरा नाम था। बुरहानुल मुल्क इसका उपाधि थी। तो उपाधि के साथ जोड़कर आमतौर पे नाम लिया जाता था। तो बुरहानुल मुल्क सआदत खां हो जाता है। तो आप याद रखिएगा सिर्फ सआदत खां। तो बादशाह मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर सआदत खां ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, केंद्रीकृत सत्ता स्थापित नहीं रह गई थी, केंद्रीकृत सत्ता बची नहीं रह गई थी। मुगलों में क्या हुआ था कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, मुगल धीरे धीरे कमज़ोर होते, तो उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर सआदत खां ने अवध को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अवध को एक अलग राज्य घोषित कर दिया, दिल्ली से अलग कर दिया, मुगलों से अलग कर दिया, उसको मुगलों से अलग कर दिया अवध को। तो बादशाह मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था इसको 1722 में सआदत खां को। और सआदत खां क्या किया, मुगलों की कमजोरी का लाभ उठा करके अवध को अलग से राज्य घोषित कर दिया। याद रखिएगा। सआदत खां ने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तो इसने जब उसको अलग से क्या किया, एक राज्य घोषित किया, तो उसने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाई। ये बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। फैज़ाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाई, तो किस अवध के नवाब ने बनाई, तो याद रखिएगा सआदत खां ने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाई। 1739 में नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था इसने, कौन, बुरहानुल मुल्क सआदत खां ने। तो ये भी याद रखिएगा। सआदत खां के बाद उसका भतीजा और दामाद, उसका भतीजा भी था, बाद में दामाद भी बन गया, सफदरजंग अवध का अगला नवाब बना। साथ ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर भी था। तो मोहम्मद शाह अभी भी क्या है कि जब अगर अलग हो गया है, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, अभी भी वो संबंध रख रहे हैं मुगल बादशाह से। चूँकि जो सआदत अली खां था, जो सआदत खां था, बुरहानुल मुल्क सआदत खां, उसने स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन ठीक ठाक तरीके से वो अभी भी उनके नियंत्रण में था, हल्का फुल्का। तो उसका पुत्र क्या हुआ, सफदरजंग अवध का नवाब बनता है और उसको मोहम्मद शाह ने अपना वजीर भी बनाया हुआ था। ठीक है। तो सफदरजंग क्या हुआ, अवध का नवाब बना और साथ ही साथ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर भी था। इसके राज्य में इलाहाबाद प्रांत भी शामिल था। तो याद रखिएगा जो सफदरजंग था, अवध का नवाब बना, तो उसके समय शासनकाल में इलाहाबाद भी उसके प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। सफदरजंग की मृत्यु कब हो गई, 1754 ईस्वी में हो गई। इसके बाद अगला नवाब कौन बना, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अगला नवाब बनता है अवध का। शुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में बादशाह अब्दाली का साथ दिया था। तो नहीं, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो मराठों के बीच में होता है, मराठों के बीच में और अफगान सरदार दुर्रे दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो युद्ध होता है, उसके बीच में शुजाउद्दौला का इसने साथ दिया था। मतलब कि इसने अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, मराठों का साथ इसने नहीं दिया था। तो मराठों और अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, और इस युद्ध में
क्या किया था? शुजाउद्दौला ने इसका अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। शुजाउद्दौला ने दिल्ली के सम्राट आलम शाह द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे साथ में? एक तो शुजाउद्दौला था, अवध का नवाब, ये शुजाउद्दौला था। उसके बाद दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल का नवाब मीर कासिम, 3 लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं। शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में हार गया और अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी इसे। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के पास में ही कड़ा क्षेत्र पड़ता है, कड़े मानिकपुर पड़ता है, वहाँ पे वो वाला क्षेत्र और इलाहाबाद का क्षेत्र क्या किया? मुगल साम्राज्य को सौंप दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में अंग्रेजों को चुनार का दुर्ग और 50 लाख रुपए मिले। चुनार का दुर्ग याद रखिएगा मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चुनार का किला इलाहाबाद की द्वितीय संधि में अंग्रेजों को मिली है। शुजाउद्दौला के बाद अवध का नवाब आशफ उद्दौला बनता है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ कर दिया था। तो याद रखिएगा, फैजाबाद को राजधानी पहले कौन बनाया था? हमने देखा था कि जब बुरहानुल मुल्क सआदत खान ने मुगलों की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके अवध को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करता है, तो उस समय उसने फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाई। तब से अब तक अवध की राजधानी फैज़ाबाद चल रही थी। लेकिन क्या क्या आसफ उद्दौला के बारे में इतनी महत्वपूर्ण लाइन ये है कि याद रखिएगा कि इसने उसको फैज़ाबाद को राजधानी से हटाकर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाई। तो अंतिम जो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा और 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बनाया गया? 1856 ईस्वी में। याद रखिएगा, याद हो जाएगा। 1857 में क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है। उससे 1 वर्ष पहले अवध को अंग्रेजों में मिला लिया गया है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है 1856 ईस्वी में। अंतिम बादशाह कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। याद रखिएगा, वाजिद अली शाह पे किसकी रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगाया गया था? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया गया? अवध को अपने में मिला लिया गया, मतलब कि ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास है, वो क्या हुआ है? यहाँ पे हमारा हो जाता है मध्यकालीन उत्तर प्रदेश क्या होता है? हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो से क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आधुनिक यूपी स्पेशल, मान लीजिए कि यूपी का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो आधुनिक यूपी का हिस्ट्री समाप्त होने के बाद हम लोग पूरी की पूरी हिस्ट्री का एक क्या करेंगे? दोहराव करेंगे, एक तरह से मान लीजिए रिवीजन करेंगे इसका। हम लोग रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड MCQs के बारे में देखेंगे। ठीक, MCQs के बारे में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।